Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and our third dedicated line is 2342 1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक खबरों पर चर्चा करते हैं और आज रविवार है और हमेशा की तरह हम आज के दिन म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों का जवाब देंगे और इस विषय पर आप हमें फोन करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और दूसरा नंबर है 23717106 और हमारा तीसरा नंबर है 23421050 और दिल्ली से बाहर के श्रोता हमें एसटीडी कोड 011 के साथ डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब हेडलाइंस लेके मौजूद हैं एस रंगभाष्यम। Thank you, Amrish. The top stories. Foreign investors pump in more than 8,300 crore rupees in Indian capital markets so far this month. And domestic share markets logged losses of around 2.5% during the week ended on Friday. Sensex closes below the 60,000 mark, while Nifty settles near the 17,800 level. विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में इस महीने 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को समाप्त हुए सप्ताह में लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 60,000 के नीचे बंद हुआ जबकि निफ्टी 17,800 अंकों के करीब रहा। और अब आज की पहली खबर। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में इस महीने 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने इक्विटी बाजार में 11,557 करोड़ रुपए डाले जबकि हाइब्रिड बाजार में 42 करोड़ रुपए का निवेश किया। दूसरी ओर एफपीआई ने डेट बाजार से 2,900 करोड़ रुपए निकाल लिए। उन्होंने डेट बाजार के वॉलंटरी रिटेंशन रूट के माध्यम से 399 करोड़ रुपए भी निकाले। इस तरह दिसंबर में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में 8,301 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इससे पहले एफपीआई ने नवंबर में 33,847 और अगस्त में 56,521 करोड़ रुपए का निवेश किया था। वर्ष 2022 में ये चौथा महीना है जबकि भारतीय पूंजी बाजारों में विदेशी फंड्स की आमद सकारात्मक रही है। और धीरेन्द्र जी, जैसा कि हम देख रहे हैं एफपीआईज के निवेश के अगर आंकड़े देखें तो काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ा सा हमें कमी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम देखें, नवंबर में देखें, अगस्त में देखें और अब दिसंबर में अभी तक के आंकड़े देखें तो काफी उत्साहवर्धक है। और इसको आप किस तरह से इसका आकलन करते हैं और जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं उन पर इनका कितना असर होता है? विदेशी निवेशकों के एक्शन से बाजार पे ओवरऑल असर पड़ता है जी। म्यूचुअल फंड पे उसका ही असर पड़ता है। अगर बाजार गिरे तो म्यूचुअल फंड के लिए बचना मुश्किल है,
और बाजार बढ़े तो और इनके निवेश से बाजार को जरूर एक बड़ा सपोर्ट मिलता है। या लगातार विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना बाजार के लिए काफी नुकसानदेह या गिरावट का दौर में भारी कंट्रीब्यूटर होता है, लेकिन धीरे धीरे उनका असर कम होता जा रहा है क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का स्केल काफी बढ़ गया है और वो काफी रेगुलर है, कंसिस्टेंट है। लेकिन इसके बावजूद जो कम समय में जो बाजार का जो रुख रहता है वो काफी हद तक विदेशी बाजारों और विदेशी निवेशकों के निवेश से वो पूरी तरह निर्धारित होता है। Right, let's start taking phone calls, and joining us this evening is Yogesh from Delhi. Good evening, Yogesh, and what's it that you'd like to talk about? गुड इवनिंग सर। सर मैं सबसे पहले धीरेन्द्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी वजह से हमारे को इतना कुछ सीखने को मिला है निवेश के बारे में। मेरा ये सवाल है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कि अभी इस समय जो मार्केट की कंडीशन है, लार्ज कैप फंड्स बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जो लार्ज कैप एक्टिव फंड्स हैं, तो क्या ये स्ट्रेटजी बेटर है कि हम जो अपना कुछ एलोकेशन है वो एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड में रखें और बाकी का फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप में रखें जिसमें ज्यादा वैरायटी ऑफ स्टॉक कवर होते हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि लार्ज कैप फंड्स का जो एक्टिव फंड्स का केस काफी कमजोर हो गया है और जो पैसा आपको लार्ज कैप में ही लगाना है, अगर आपने पहले निर्धारित कर लिया है तो इसके बजाय कोई लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप चुनने के बजाय जो कभी अच्छा करेगा कभी नहीं करेगा, आप एक इंडेक्स फंड में पैसा लगा के आप निश्चिंत हो जाते हैं कि कम से कम खर्चे की गारंटी है और बाजार से आप ना ज्यादा अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे। Right. And talking about, active and passive funds, just for the benefit of our listeners, Dhirendra, what exactly is a passive fund? ये जो the passive funds are, index funds are referred as passive funds, and they are called passive because the fund manager has to do nothing. They get the money and they just allocate it in the exact proportion as the constituents of the index. So a Sensex fund or a Nifty fund will be distributing the money closest to the index allocation in the individual stocks. So the performance of that investment will be almost in line with the index, except that it will be reduced by the expense that the fund will charge. And many of these index, they have achieved such a scale, and because of some, a variety of reasons, because of another reason that big institutions are investing in them and they have become very sizable. So their expense has almost come down to 10 basis points, which happens to be the lowest possible for an equity fund. जी धीरेन्द्र जी, अगर हम देखें कि जिस तरह से अभी मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ है और रिसेशन की भी कहीं ना कहीं हमें आहट दिखाई देती है, ऐसे में आप मिड कैप और स्मॉल कैप में किस तरह की संभावनाएं देखते हैं? मैं इसको एक कॉन्टेक्स्ट में अभी हाल फिलहाल पिछले एक सप्ताह में जो बाजार में गिरावट हुई है, वो लोगों के दिमाग पे काफी खासा असर पड़ता है, क्योंकि लोगों को हाल फिलहाल जो हुआ है वो आपको काफी याद रहता है और लंबे समय में जो कुछ भी हुआ है वो आपको खास ध्यान नहीं रहता है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 10 साल का रिटर्न एवरेज स्मॉल कैप फंड का 18% है और पिछले एक महीने में ये 4% गिरा है, या पिछले एक सप्ताह में ये 6% गिरा है, या पिछले 3 महीने में भी ये 4% गिरा है। तो स्मॉल कैप्स में गिरावट भारी ज्यादा देखी जाती है जब भी बाजार में गिरावट होता है। और इसको मैं बता दूं कि ये जो हाइपोथेसिस है कि बाजार में जब गिरावट होती है तो क्या होता है, पिछले एक सप्ताह में बाजार में गिरावट का दौर रहा है। स्मॉल कैप गिरे हैं 6%, मिड कैप गिरे हैं 5%, मल्टी कैप गिरे हैं 4.5%, फ्लेक्सी कैप गिरे हैं 3.5% और गिरे हैं 3.25%। जी गुड इवनिंग मार्केट टीम। और इस बीच चेन्नई से हमारे श्रोता काशीनाथ जी लाइन पे हैं। काशीनाथ जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्कार सर, मेरा सवाल ये धीरेन्द्र जी साहब से ये है कि जो ओल्ड पेंशन सिस्टम और नया पेंशन सिस्टम, इसका बारे में थोड़ा प्रभेद बताइए, बारीकी से बताइएगा। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये दोनों में बेहतर कौन है, इसका बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद जी। Yes, Dhirendra. सिस्टम और नया पेंशन सिस्टम
ये बिल्कुल ही अलग सिस्टम है। ओल्ड पेंशन सिस्टम सरकारी कर्मचारियों के लिए 2004 में खत्म हो गया और तब से आने वाले सारे कर्मचारियों के लिए नया पेंशन सिस्टम जारी और लागू हो गया। नया पेंशन सिस्टम, पुराना पेंशन सिस्टम ये था कि आपको जो बेनिफिट था वो पूरी क्लियरली डिफाइंड था कि आप जिस समय रिटायर करेंगे उस समय आपका पेंशन निर्धारित होगा और वो आमतौर पे उसका निर्धारण आपको उस समय जो तनख्वाह मिलता था उसका 50% रहता था और समय समय के साथ और ये आपके परिवार के लिए उपलब्ध था। और महंगाई के साथ इसमें रिवीजन होता रहता था। पे कमीशन जब बनता था तब रिटायर्ड लोगों का पेंशन भी उसी के आधार पे ये रिवाइज होता रहता था। नया पेंशन सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। तब से आए हुए सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी 2 राज्यों को छोड़ करके नए पेंशन सिस्टम के भाग हो गए और इसमें आपकी बेसिक तनख्वाह का 10% आपकी तनख्वाह से कटता है। 10% सरकार उसी समय आपके खाते में जमा कर देती है और ये पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। ये जो पैसा इन्वेस्ट होता है ये इसका एक छोटा भाग बाजार में इन्वेस्टेड है, बाकी पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है और वहां पे जो पैसा आपके रिटायरमेंट तक जो पैसा इकट्ठा होगा जो कि अच्छा खासा हो जाएगा, वो उस पैसे का 40% पैसा आप उसको एक एन्युटी में बदल सकते हैं जिससे आपको पेंशन मिलेगा। बाकी 60% पैसा आप आजाद है उसको निकालने के लिए और अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो वो भी आप पैसा अपने पास रख सकते हैं। तो अगर आपका जो सर्विस का जो टर्म है वो 25 साल 30 साल अगर रहता है, जो कि आमतौर पे सरकारी कर्मचारियों का रहता है, तो उसमें ये अच्छा खासा रकम हो जाएगा और इसमें सरकार की जो जिम्मेवारी है वो आपके तनख्वाह को के डिडक्शन को मैच करने से उनकी जिम्मेवारी पूरी हो जाती है। अभी ये भारत सरकार या रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी रही है पुराने पेंशन सिस्टम में कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक इन्फ्लेशन से एडजस्टेड आपको पेंशन मिलेगा, जो कि टैक्स पेयर का खर्चा है। और तो ये जो दोनों प्लान्स हैं, ओल्ड पेंशन सिस्टम और नया पेंशन सिस्टम, ये ऑप्शनल नहीं है। एक दिन ओल्ड पेंशन सिस्टम खत्म हो गया और उस दिन से नया सिस्टम जारी हो गया सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए। Yes, and Dhiren, just to add on to it, now a number of states are coming forward to, kind of switch back to the old pension system itself. Will that be sustainable in the long run? No, I am actually concerned because it is a very politicized thing. Yeah. A lot of people, a lot of state governments are sympathizing or empathizing with the state government employees, and they say that they will restore the old pension system. And but I really wonder that it is sustainable because the money that has gone in the new pension system is in the name of the investor, and I really wonder that it is legally possible for that money to be because half of that money is investors, is the employees' money. Yeah. Half the money is the state government's contribution or the state government's contribution. So for them to assume that they will be able to take all the money from the investor's account, there is no legal provision. It is in fact a contribution in the NPS made by the government, and the employee is the employee's property, and this will amount to confiscating an employee's property. That's right. Well, let's see how the situation pans out in times to come. Let's move on and take our next caller. We have Abhi joining us from Jadavpur. Good evening and welcome to Market Mantra. नमस्ते। मेरा 2 क्वेश्चन है, एक जनरल एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्वेश्चन को मैं पहले करता हूं तो सर को थोड़ा टाइम मिलेगा देखने के लिए कंप्यूटर में। जी बोलिएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं क्वेश्चन करने वाला हूं और मेरा जनरल क्वेश्चन है कि अभी बहुत ही खराब सिचुएशन चल रहा है। मेरा 6% गिर गया है, ऑलमोस्ट 10% गिर गया है लास्ट 2-3 दिन में। मुझे पता है कि 24 में आपका इलेक्शन होने वाला है यूएस में और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। राइट, व्हाट इज योर क्वेश्चन अभी? व्हाट एग्जैक्टली इज योर क्वेश्चन? और यूएस में इंटरेस्ट रेट भी कम होने वाला है, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि इलेक्शन होगा 24 को, कि मार्केट टॉप में रहेगा? हिस्ट्री क्या वही बताता है? और क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में आप डिटेल में मुझे बताइए, बहुत गिर गया। थैंक यू। ओके। ये जो आप बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है या इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, इलेक्शन होंगे कभी, और भारत में तो इलेक्शन चलता ही रहता है, कभी स्टेट गवर्नमेंट का, कभी कई सारे स्टेट्स का
एक साथ अभी हाल फिलहाल ही बहुत सारे स्टेट्स में एक साथ इलेक्शन कंक्लूड हुआ है और जो यूनियन गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शन है वो 24 में ड्यू है। विदेशी बाजारों में भी कभी अचानक वॉर शुरू हो जाता है कभी, और इस तरह की चिंताएं बाजार में लगी रहती है। और ये सोचना कि बाजार कभी सामान्य स्थिति में होगा जब कुछ खास नहीं हो रहा होगा और केवल कंपनियां कारोबार करेंगी और आमदनी उनकी बढ़ती जाएगी और बाजार बढ़ता जाएगा, वो आधार नहीं है। बाजार में हमेशा यह अनिश्चितता बनी रहती है और ढेर तरह की अनिश्चितता। लेकिन इसलिए ये सोचना कि बाजार क्या होगा, हम केवल एक चीज की चिंता, दो तीन चीज जो कि निवेशकों के हाथ में है। एक तो कि आपका कितना पैसा लंबे समय के लिए और उसको इक्विटी में लगाइए। इक्विटी में का कौन सा भाग अच्छा करेगा। अनिश्चित समय बहुत अच्छा होता है पैसा लगाने के लिए और अनिश्चित समय में पैसा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय बाजार में जैसे आपने कहा कि पिछले एक सप्ताह में 5-6% की गिरावट है। ऐसे समय में बाजार में लगाना पैसा बड़ा मुश्किल होता है और ऐसे समय में लगाया हुआ पैसा उसका आपको जी। और क्वांट के फंड के बारे में मैं अभी तक नहीं समझ पाऊँ। ये फंड बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ दिनों में और आगे कितने समय तक ये सस्टेन कर पाएगा मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इनका जो स्ट्रैटेजी है बाकी किसी भी भारतीय फंड से बिल्कुल ही अलग है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस स्ट्रैटेजी में जो दम है या जो वो मॉडल फॉलो करते हैं या क्लेम करते हैं कि जो बहुत रिगरसली वो फॉलो करते हैं, वो पिछले 2-3 साल से तो बड़ा कारगर साबित हुआ है और मुझे उम्मीद है कि शायद ये काम करे। जी। और कोलकाता से हमारे श्रोता सहेली घोष लाइन पे हैं। सहेली जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ नमस्कार सर। हाँ सर, हमें जो जानना है ये जो शेयर मार्केट का अभी प्रॉब्लम चल रहा है ना कोरोना की वजह से, तो काइंडली हमें एक बात बोली कि कौन सा फंड में, मतलब बैंक का थ्रू में कौन सा फंड में हमें अभी टका मतलब पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा होगा फॉर लॉन्ग टाइम के लिए सर, एंड हमें अच्छा रिटर्न भी चाहिए। जी हाँ, बाजार से पैसा बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप सस्ता खरीदिए और महंगा बेचिए, लेकिन ये कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप लगातार पैसा लगाइए और जैसा कि आप पूछ रही हैं और मुझे लगता है कि आप लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहती हैं, 2-3 अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स का चुनाव कीजिए और उसमें अपना जो भी रकम है, अगर आपको 10,000 रुपए लगाना है, 5,000 रुपए लगाना है, हर महीने लगाइए। एक साथ पैसा न लगाएं। अगर आपके पास एक साथ पैसा इकट्ठा हुआ है तब भी न लगाएं। और तीसरा चीज जो कि आपको फॉलो करना चाहिए कि इस बाजार के उतार चढ़ाव को शुरुआती साल में न देखें। क्योंकि अगर आप रोज रोज देखेंगी तुरंत पैसा लगाने के बाद तो बहुत चिंता होगी और खासकर नए निवेशकों के लिए ये बिल्कुल ही जो कि इसका आदी नहीं है, उसके लिए बाजार में बने रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Right, and before we move on and take more phone calls, let's take a look at the stock markets. The domestic share markets logged losses of around 2.5% during the week ended on Friday. The BSE Sensex closed below the 60,000 mark and the Nifty settled near the 17,800 level. The Sensex and the Nifty both extended losses for the third week in a row as markets edged lower in 4 out of 5 trading sessions in the week. Domestic indices witnessed a sharp sell-off amid investors' concern over the new variant of coronavirus BF7, as over 11 million new COVID-19 cases were reported in December worldwide. Traders were also concerned that aggressive monetary policy moves by global central banks could push the world economy into recession. During the week, the Sensex declined 1,493 points or 2.43% to close at 59,845. The Nifty 50 index also fell 462 points or 2.53% to end at 17,807. In the broader markets, the BSE mid-cap index plunged 5.1% and the small-cap index tumbled 7.67%. Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on All India Radio. And just to remind our phone numbers, our phone number which is currently active right now is 23421050. Once again, 23421050. And if you are calling from outside Delhi, please prefix the STD code before the numbers.
And to talk about the stock markets, Dhirendra, this is actually frightening, more than 2.5% as far as the large caps are concerned, and in mid cap more than 5%, small cap, much above, 7%. For a new investors, for a new investor, or maybe, investor who is relatively new to the market, who has been there for 6 months or a year, when he has seen, actually good times, this kind of a plunge is disturbing, isn't it? Yeah, it is. It might be unnerving for a new investor, but there is nothing unusual about it. Markets are like this only. When you look at the Sensex return of 12% or 13% or 18% over the last 20 years or 13% over the last 10 years, it looks like equity proves to be the best performing asset class, and as if 13% is the annualized return, and you get year after year. No, it doesn't actually happen like that. It happens very differently. That it is few years it is down 5%, 10%, 20%, and few years it is up 25%, 30%. 2017 the market was up 28%, or even 2021 the market was up 22% in the year on the Sensex, or 2022 it was up 16%. So these are very impressive number, but the whole thing is that it is, and year to date return today is a nominal 2.73%, which is extremely disappointing, and that too at a time when fixed income rates are a little higher and inflation is high, so investors' need or expectation from investment will be higher. But that's again, you get such erratic return, and over a longer period of time you are handsomely rewarded. और दिल्ली से हमारे श्रोता पीके बनर्जी लाइन पे हैं। बनर्जी साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी नमस्कार सर। जी सवाल पूछिए। दिल्ली से। जी सवाल पूछिए। सर मुझे 5 लाख रुपए करीब अपना इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में सही रहेगा कि और कहीं एफडी में सही रहेगा? निर्भर करता है। अगर आप ये 1 साल 2 साल 3 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो एफडी में कीजिए। आज के दिन अच्छे एफडी में और अच्छे बैंक के एफडी में आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है। गोल्ड में लगाना होगा? सोने में पैसा लगाना, ये आपने देखा होगा कि किसी साल सोने में नुकसान हो रहा है, किसी साल फायदा हो रहा है। बहुत नुकसान नहीं होता है, लेकिन सोने को निवेश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मेरी सलाह होगी कि अगर आप ये पैसा आपका कोई नॉन नेगोशिएबल गोल के लिए, अगर आपको 4-5 साल के लिए लगाना है और आप निश्चित नहीं है कि कब आपको किसी खास काम के लिए जरूरत होगी, तो एक ऐसे फंड में पैसा लगाइए जिसमें 10-15% पैसा इक्विटी में लगा रहता है और बाकी फिक्स्ड इनकम में। यहाँ पे गिरावट की संभावना कम होगी। आपके सवाल पूछने तो मुझे लग रहा है कि आपने शायद कभी बाजार से जुड़े हुए कोई निवेश नहीं किया है। तो इक्विटी इनकम फंड या ऐसे फंड जिसमें कि छोटा भाग इक्विटी में लगा रहता है, बाकी फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है, और वहां पे मुझे उम्मीद है कि 4-5 साल की अवधि में आप फिक्स्ड इनकम से काफी बेहतर रिटर्न आप डिराइव कर सकते हैं। शायद 1.25 गुना 1.5 गुना आपको मिल जाए, खासकर अगर आप निश्चिंता से उस समय में के लिए लगा रहता है आपका पैसा। Yeah, and Dhirendra, this particular caller, Mr. Banerjee, he spoke about gold. We will actually, try and discuss about the various options available a little later. Let me take the next caller. We have Rajiv Gupta joining us from Kolkata. Good evening, Mr. Gupta, and welcome to Market Mantra. Namaskar, sir. Namaskar. Yeah, please go ahead. Put your question. जी, मैं धीरेन्द्र जी से एक सवाल पूछना चाह रहा था। मैं एक्सिस टैक्स सेवर फंड में पिछले 4 या 5 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा था एसआईपी के तौर पे, तो वो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन में उसका रेटिंग कम हो गया था, मैं उसे स्टॉप कर दिया। मैं क्या क्वांट टैक्स सेवर फंड में अभी इन्वेस्ट कर सकता हूँ एज एसआईपी? या क्वांट टैक्स सेवर का इन्वेस्टमेंट, हालांकि ये स्ट्रैटेजी मुझे बहुत समझ में नहीं आया है। हालांकि ये कंसिस्टेंट है, जो भी ये कंपनी अपना स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है वो अपने सारे फंड में कर रही है और वहां पे इसका काफी असर दिखता है, काफी जबरदस्त प्रदर्शन दिखता है। तो निवेश जारी रखिए, और इक्विटी में जब आप 3-4 साल के लिए लगाते हैं तो आपको एक्सिस में निराशा के बावजूद आपको बेहतर रिटर्न मिला होगा। सर ये सेफ फंड है?
इक्विटी के बारे में सेफ्टी तो यही है कि जो बाजार से जुड़ा हुआ सारा रिस्क इससे जुड़ा हुआ है और एक्टिव फंड में भी जुड़ा हुआ था। तो लेकिन इस फंड का बिल्कुल ही अलग स्ट्रैटेजी है। ये एक अपने मॉडल के आधार पे अपने शेयर अपना पोर्टफोलियो में शेयर खरीदती है, बेचती है और लंबे समय तक होल्ड नहीं करती है। और चूंकि म्यूचुअल फंड में इसका टैक्स का असर नहीं होता है तो ये काफी कॉन्फिडेंस के साथ ये काम करती है। तो सुरक्षा तो इक्विटी से जुड़ा हुआ सारा रिस्क इस फंड में है और ऑलमोस्ट फुली इन्वेस्टेड रहता है, तो उतना ही सुरक्षित या सुरक्षित है जितना कोई और फंड है। Yeah, and Dhirendra, earlier we were talking about investing in gold. There are also so many options for the benefit of our listeners and investors. Tell us which one is actually the best mode of investing apart from physical gold. We have the mutual funds which are based on gold, and then you have ETFs, gold ETFs, where you can buy directly, and also the sovereign gold bond. So out of these three, which is the best option? These three options, and all these options, they come with, different configurations. Gold ETF, you give your money and it is, you buy the ETF and that money is invested in gold. That money is used for buying the gold and the price moves very much in line with the gold. Every day the gold price changes and so does the price of the ETF. There could be an additional impact on the price depending on the that day's demand and supply or the level of activity in that particular ETF. Gold funds are the funds where it's an open-end fund where you put your money and that fund in turn invests in ETFs. So that is meant for, naive investors who don't have a demat account or they don't want to buy the ETF, but they are comfortable buying the mutual fund. So it turns out to be a little more expensive, 50 to 25 to 50 basis points more than the cost of the ETF. So there is a double layer of expense. Third option is sovereign gold bonds, which is issued by Government of India. The price moves very much in line with the price of gold. Over and above that, 2.5% more interest is paid annually. So that turns out to be all these other modes, gold ETF and gold funds, they incur costs when you invest in them. Sovereign gold bonds, they give you the return of gold plus 2.5%. And if you hold it for the entire term of 8 years, then, even the gains is tax-free. So that actually turns out to be the most beneficial form of owning gold or riding gold prices. Yeah. And Dhirendra, we have a caller online. Let's take him. We are moving towards the end. We have Sanjay joining us from Mumbai. Very quickly, put your question, Sanjay. हाँ सर, मेरा सवाल है जी, अभी पिछला सवाल ही चल रहा है, कैसे पूछें? Yeah, Sanjay ji, please put your question, quick. हाँ सर, funds from Quant Mutual Fund are topping return chart on the basis of 5-year performance. My question is, do they follow momentum investing? I think Dhirendra is not able to. Can you hear the question right now, Dhirendra? I can hear his question. Yeah, Sanjay, please go ahead. Put your question quick. I think we have lost contact with Sanjay, who was joining us from Mumbai. We'll try and take him in our next program. We have a paucity of time right now in the program. We are moving towards the end, and we would like to thank all our callers for their active participation, for participating in this program. And Dhirendra, as always, thank you so much for joining us on Market Mantra. Thank you. और धीरेन्द्र जी नमस्कार, इस कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। और अंत में आर्थिक सुर्खियों पर एक नजर। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में इस महीने 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को समाप्त हुए सप्ताह में लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 60,000 के नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17,800 अंकों के करीब रहा। Well, that's it in this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics and the stock markets. But for now, from the entire team of Market Mantra, thank you so much for joining us and have a wonderful Sunday evening. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.